चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पीरियोडिक टेबल से पूछे जाने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन को कवर करवा दूंगा। और यदि ये वीडियो आपने शुरू से अंत तक देख लिया तो फिर आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाना, पीरियोडिक टेबल में आने वाला एक सिंगल क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। तो पीरियोडिक टेबल को याद करने की जो ट्रिक्स है वो मैं एक अलग से मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैं बता चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि जितने भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में आते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट आपको याद हो जाए। तो यहां पर हम डिटेल के अंदर पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। तो जो हम लोग हाल ही में जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ये आधुनिक पीरियोडिक टेबल होती है, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है। ये अपनी आधुनिक पीरियोडिक टेबल होती है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल। शॉर्ट में मैंने पीरियोडिक टेबल को पीटी लिख दिया ताकि लिखने में ज्यादा टाइम खराब ना हो। और ये जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, ये आधुनिक पीरियोडिक टेबल जो एक साइंटिस्ट महाशय थे मोजले, उन मोजले के द्वारा दी गई थी। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 7 तो पीरियड होते हैं और 8 ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। पीरियड को हिंदी में कहा जाता है आवर्त और ग्रुप को हिंदी में कहा जाता है वर्ग। तो हम लोग काउंट करके देखें। देखो, ये पहला आवर्त हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, यानी कि टोटल आवर्त कितने हो गए? टोटल आवर्त तो 7 हो गए, टोटल 7 पीरियड हो गए। अच्छा, 18 ग्रुप को भी तो काउंट करके बताओ ना कि 18 ग्रुप कैसे हुए। ये देखो, पहला ग्रुप, ये जो आपका वर्टिकल कॉलम होता है ना, ये जो सारे के सारे वर्टिकल कॉलम होते हैं, इन वर्टिकल कॉलम्स को ही ग्रुप कहा जाता है। और ये जो आपके हॉरिजॉन्टल जो रोज होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पर आप काउंट करके देख लो कि हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है। तो हॉरिजॉन्टल रोज तो 7 हैं, यहाँ पर लिखा भी गया 7 है। तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, यानी कि इसमें पीरियड कितने हो गए? 7 हो गए। 18 ग्रुप हो गए, 18 कॉलम हैं, आप गिनकर देख लो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो हो गए ना 18 कॉलम। यानी कि जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है जो अपने मोजले महाशय ने दी है, उन मोजले महाशय ने 7 तो पीरियड बनाए हैं और 18 ग्रुप बनाए। तो 7 पीरियड और 18 ग्रुप को बना करके अपनी आधुनिक पीरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ है। अब एक चीज और है, ये जो मोजले महाशय हैं, इन मोजले महाशय ने इन एलिमेंट्स को जो है, जितने भी एलिमेंट्स इस पीरियोडिक टेबल के अंदर बैठे हुए हैं ना, इन सारे के सारे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक के हिसाब से अरेंज किया है। इस बात को थोड़ा सा मैं खोल के बताता हूं। देखो, यहां पर बैठा हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। उसके बाद में देखो आप, यहां पर हीलियम बैठा है, एटॉमिक नंबर कितना है? 2। उसके बाद में एटॉमिक नंबर 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9 10, यहाँ 11 12, उसके बाद में 13 14 15 16 17 18, ये 19, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं उनको उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात आएगी। क्या खास बात आएगी? वो देखो, यहाँ पर जब आप 55 तक पहुंचोगे, फिर 56 पर आओगे, फिर 57 पर आओगे, तो डायरेक्ट 57 और 71 ऐसा लिखा हुआ मिलेगा और उसके आगे आपको 72 लिखा हुआ मिलेगा। तो दिमाग यही पर ठनकेगा कि यार यहाँ पर डायरेक्ट 57 से 71 कैसे लिख दिया। अरे जो 57 से 71 लिखा है ना, इसके जो एलिमेंट है वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं और इन्हीं के अंदर जो भी सीरीज बनी है ना, उन्हीं को नाम दे दिया जाता है एफ ब्लॉक। इसकी मैं खैर अभी बात करूंगा आगे। आप इतना ध्यान रखो, 57 एटॉमिक नंबर पर कौन सा एलिमेंट बैठा है? La बैठा है। तो यहाँ पर 57 पर La बैठा है। उसके बाद में 58 पर Ce, 59 पर Pr, 60 पर Nd, 61 पर Pm। तो ये आपका 71 तक गया है। तो 71 तक की बात यहाँ पर की गई है। यानी आप ऐसा समझ लो कि 57 से 71 तक ये एक क्लास है और इस क्लास में कुछ उद्दंड स्टूडेंट थे, कुछ बदमाश स्टूडेंट थे, उनको निकाल करके अलग से इधर बैठा दिया गया है
और उसी को नाम दे दिया गया है लेंथेनोइड सीरीज। थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखो क्या बात कर रहा था मैं आपसे कह रहा था कि ऐसा समझ लो कि ये एक क्लास है और इस क्लास में कुछ ऐसे उद्दंड स्टूडेंट बैठे हैं जो कि क्लास में बैठने के लायक ही नहीं है। तो टीचर है, टीचर का दिमाग खराब हुआ, टीचर ने क्या किया कि उन स्टूडेंट्स को बाहर बिठा दिया। तो यहाँ पर तो जो 57वां एलिमेंट है उसको तो यहाँ पर जगह मिल गई, लेकिन 71 तक जो आपके एलिमेंट थे, या ऐसे समझ लो 71 तक जो स्टूडेंट थे उनको अलग से बिठाना पड़ा। तो ये CE PR ND, तो ये 71 तक हो गए ना, उनको इस क्लास से थोड़ा अलग बैठा दिया गया है। ऐसा ही यहाँ पर हुआ है कि 89 है, 89 और यहाँ पर 103 है, यहाँ से भी कुछ उद्दंड स्टूडेंट्स को निकाल करके बाहर बैठा दिया गया है। तो जो ऊपर वाली सीरीज है, ऊपर वाली सीरीज में जो भी आपको एलिमेंट देखने को मिलेंगे उनको कहा जाएगा लेंथेनोइड सीरीज, और जो नीचे वाली जो सीरीज है उसके अंदर जो आपको एलिमेंट देखने को मिलेंगे उनको कहा जाएगा एक्टिनोइड सीरीज। और ये दोनों की दोनों सीरीज मिल करके एफ ब्लॉक का निर्माण करती है। अच्छा, ब्लॉक की बात कर ले कि जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूं। हाँ जी दोस्तों, तो अब मैंने इसको रफ कर दिया है। तो अब मैं क्या बात कर रहा था, मैं आपको बता रहा था कि जो आपकी आधुनिक पीरियोडिक टेबल है उस आधुनिक पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया गया है। तो 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। देखो, ये स्टार्टिंग के जो 2 ग्रुप है ना, ये तो एस ब्लॉक को बताते हैं। किसको बताएंगे ये आपके एस ब्लॉक को बताएंगे। इसके अलावा ये जो हीलियम महाशय बैठा है ना, ये हीलियम महाशय भी एस ब्लॉक का ही एलिमेंट है। तो एस ब्लॉक के अंदर आने वाले एलिमेंट कौन कौन से हुए, एक तो जो इस फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में आए हैं वो एस ब्लॉक में आते हैं। इसके अलावा जो हीलियम है वो भी एस ब्लॉक में आता है। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के अंदर आने वाले जो एलिमेंट होते हैं वो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। और जो आपके तीसरे ग्रुप से लेकर के जो आपके 12 ग्रुप तक आते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट होते हैं जो डी ब्लॉक के, इनको कहा जाता है डी ब्लॉक। टोटल 4 ब्लॉक हैं अपनी आधुनिक पीरियोडिक टेबल में। पहला एस ब्लॉक है, उसके बाद पी ब्लॉक है, उसके बाद डी ब्लॉक है और उसके बाद में एफ ब्लॉक है। तो तीसरे ग्रुप से लेकर के आपके 12वें ग्रुप तक आने वाले जो एलिमेंट हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। और यदि मैं बात करूं कि 13वें ग्रुप से लेकर के जो 18th ग्रुप तक आने वाले जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट। ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने होंगे। अब आगे देखो, मैंने आपको बताई एक तो है लेंथेनोइड सीरीज और एक है आपकी एक्टिनोइड सीरीज। इसके अंदर एलए और एसी को हटा दो आप, क्योंकि एलए और एसी को तो हम लोगों ने डी ब्लॉक के अंदर ही डिस्कस कर लिया था। तो यहां पर तो केवल क्या है, इनको एक बार वापस से लिख दिया गया है, तो एक बार आप इनको मत देखो, आप यहां से देखो जिसका एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक है और यहां 90 से लेकर के 103 तक है। तो यहां इन एटॉमिक नंबर के बीच में आने वाले जो भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं। और इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या 28 होगी। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या क्या होगी, इनकी संख्या 28 होगी। यानी कि एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज करवाता हूं। 4 ब्लॉक हैं, एक एस ब्लॉक है, एक डी ब्लॉक है, एक पी ब्लॉक है, एक एफ ब्लॉक है। अच्छा, इनको अलग क्यों रखा, ये भी सोचने वाली बात है कि भाई ऐसी क्या उद्दंडता कर दी इन लोगों ने कि इनको क्लास से निकाल करके बाहर बैठा दिया गया। ये जो एलिमेंट थे ये काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव थे और काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव थे, तो इनको जो है डी ब्लॉक से निकाल करके एफ ब्लॉक की कैटेगरी में डाल दिया गया। एक तो हो गई आपकी लेंथेनोइड सीरीज और एक हो गई आपकी एक्टिनोइड सीरीज। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूं, उसके बाद में अपना डिस्कशन थोड़ा आगे बढ़ेगा। हाँ, अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो फिलहाल के अंदर जो कुल ज्ञात तत्व है अपने पीरियोडिक टेबल में, उसमें टोटल एलिमेंट आते हैं 118। जो अपनी आधुनिक पीरियोडिक टेबल है उस आप काउंट करके देख लेना, आपको 118 तत्व मिलेंगे। तो फिलहाल जो ज्ञात तत्व हैं उनकी संख्या है 118।
जिसमें 91 जो है वो तो मेटल्स है, पीछे कितने बच गए 27, तो जो 27 है वो नॉन मेटल है, यानी कि 91 तो धातुएं हैं और 27 जो है वो अधातुएं हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में कई बार ये चीज पूछी गई है। अब एक आध चीजों की मैं और बात करूंगा, वो देखो। एक तो होता है आपका पीरियड और एक होता है एलिमेंट। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है जी। अब देखो, एक तो होता है अपना पीरियड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवर्त, और एक होता तत्व, या फिर इसको मैं हिंदी इंग्लिश में लिख देता हूं साथ में, एलिमेंट। मैं आपसे कहूं कि मुझे यह बताओ कि पहले आवर्त के अंदर तत्व कितने हैं, तो आप क्या कहोगे कि भाई पहला आवर्त कौन सा है, कि पहला आवर्त तो ये है ना, तो पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, तो एक तो ये रहा और एक ये रहा, यानी पहले आवर्त के अंदर, यानी कि फर्स्ट पीरियड के अंदर तो दो ही एलिमेंट हैं। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हो गए, दो। यहां से सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस पीरियड के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट की संख्या कितनी होती है। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि किस पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पहले पीरियड में 2 एलिमेंट होंगे, ऐसे ही जो दूसरा पीरियड होगा, दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट होंगे। मैं एक अलग से पेज ले लेता हूं, उसमें मैं आपको बताता हूं। देखो, जो अपना पहला पीरियड है, इधर तो लेता हूं मैं पीरियड, इधर मैं लेता हूं एलिमेंट। अब मैंने क्या कहा कि जो पहला पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2। ऐसे ही जो दूसरा पीरियड है उसमें एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, 8। ऐसे ही जो तीसरा पीरियड है उसमें भी 8। ऐसे जो चौथा पीरियड है उसमें होगी 18। ऐसे जो पांचवा पीरियड है उसमें होगी 18। ऐसे जो छठा पीरियड है उसमें होगी 32। आप काउंट करके देख लेना, आपको इतने ही नंबर मिलेंगे जितने मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, सातवां पीरियड क्या होगा, असलियत में जो सातवां पीरियड होता है उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 32 ही होते हैं, लेकिन आप ये कह सकते हो कि ये संख्या कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में नए नए एलिमेंट की खोज होगी वो सारे के सारे इसी पीरियड के अंदर बैठाए जाएंगे, इसलिए इनकी संख्या फिक्स नहीं, वैसे अनकंप्लीट है। लेकिन आप ये ध्यान में रख करके चलो कि इस पीरियड के अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 32 ही है। एक बार वापस से देखो, जो पहला पीरियड है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2। उसके बाद में ये 8 2 बार आया, फिर 18 2 बार आया, फिर ये 32 भी कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। तो किस पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, ये एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा गया है। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि आपको इनकी संख्या जरूर याद रखनी है। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो, मैंने आपको ब्लॉक्स के बारे में बता दिया, मैं पिछले पेज में ही चलता हूं वापस। हाँ, मैंने आपको ब्लॉक के बारे में बताया कि यहां से यहां तक एस ब्लॉक था, उसके बाद में यहां पर आपका पी ब्लॉक आया, ये आपके डी ब्लॉक की बात हुई, और यहां पर हमने एफ ब्लॉक की बात कर ली। ठीक है दोस्तों। अब एक आध चीजें और हैं जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा कि ये जो डी ब्लॉक होता है ना, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डी ब्लॉक की लोकेशन क्या होती है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि यहां पर तो एस ब्लॉक है, यहां पर आपका पी ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ही तो आपका डी ब्लॉक बैठा हुआ है। तो साफ साफ ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ मिलेगा कि डी ब्लॉक जो है वो किस किस के बीच में होता है। तो 2-4 ऑप्शन इस प्रकार का पागल सा बनाने वाला डाल देगा, झूठ बोल देगा किसी ऑप्शन में, लेकिन एक ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में बैठा हुआ जो ब्लॉक होता है वो होता है आपका डी ब्लॉक। तो वहां से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। अगर पीरियोडिक टेबल की ऐसे समझ लो एक पिक्चर आपको ध्यान में है ना, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि डी ब्लॉक की लोकेशन क्या होती है। ठीक है दोस्तों। अब कुछ एक आध चीजें और हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, वो देखो आप। इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूं। हाँ जी, अब हम लोग एक एक करके ग्रुप्स की बात करेंगे।
जो जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये जो पहला ग्रुप है ना, ये पहला ग्रुप, इसको याद करने की ट्रिक मैंने बताई है पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल की। तो यहाँ पर ट्रिक्स के माध्यम से मैं वो सारे के सारे ग्रुप आपको रिवाइज करवाऊंगा। देखना इस पहले ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो फर्स्ट ग्रुप के अंदर आते हैं। अच्छा, ये जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर आने वाले एलिमेंट होते हैं ना, इनको पता है क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है क्षारीय धातु, इंग्लिश में बोलते हैं एल्किलाई मेटल। ठीक है, पहला जो ग्रुप है उसमें आती है क्षारीय धातु। और ये जो दूसरा ग्रुप है, ये जो दूसरे ग्रुप की मैं बात करूं, जिसमें आता है आपका बेटा मांगे, कन्या सुंदर, बाप राजी, इस ग्रुप के अंदर जो आने वाले एलिमेंट हैं उनको कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। यदि इंग्लिश में बोले तो इसको बोला जाएगा एल्केलाइन, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ये आप साथ के साथ दोस्तों नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये जो कंटेंट है बहुत ही सॉलिड कंटेंट है। और यहां से पढ़ने के बाद मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। बस आपको क्या है, डेडिकेशन के साथ काम करना है, जैसे मैं डेडिकेशन के साथ काम कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ग्रुप 11 पर चलेंगे, क्योंकि ग्रुप 11 जो है ना वो भी काफी ज्यादा काम का है। इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं। देखो, अब ग्रुप 11 की बात करें। ग्रुप 11 में है CU, AG, AU, RG। याद करने की ट्रिक बताऊं इसकी। देखो, क्यों आगे आऊं रागिनी, रागिनी किसी की गर्लफ्रेंड है, और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में तो तकरार चलती रहती है, अपने को पता है। अब जो आपकी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड जो है बार बार बॉयफ्रेंड को अपनी तरफ बुला रही कि आप मेरे पास आओ, लेकिन जो बॉयफ्रेंड जो है वो क्या कह रहा है, क्यों आगे आऊं रागिनी, अब मैं क्यों आगे आऊं, अब तुम आगे आओ। ठीक है ना। तो इस ट्रिक से आपको ध्यान में रखना है, क्यों आगे आऊं रागिनी। ये मैं 11वें ग्रुप की बात कर रहा हूं, और 11वां जो ग्रुप होता है ना उसको बोला जाता है कोइन मेटल ग्रुप, यानी कि इसके अंदर आने वाली जो धातु है ना वो सिक्का धातु होती है। ठीक है दोस्तों। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो आपका कोइन मेटल ग्रुप होता है, उस कोइन मेटल ग्रुप में इनमें से कौन सी धातु ऐसी है जो कोइन मेटल ग्रुप का हिस्सा नहीं है। इस हिसाब से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो 11वें ग्रुप में ये जो आती है ना, क्यों आगे आऊं रागिनी, ये वाले जो एलिमेंट होते हैं ना वो आपके कौन से ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, कोइन मेटल ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको करते हैं इरेज, बढ़ाते हैं अपनी जर्नी को आगे। आपको क्या करना है, लगातार बने रहना है दोस्तों, फिर लास्ट तक जाते जाते देखना आप पीरियोडिक टेबल में एकदम परफेक्ट हो जाओगे। अब देखो, अब हम बात करेंगे ग्रुप 17 की, ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाला ग्रुप है ना। याद करने की ट्रिक क्या दी थी मैंने, फिर कल बारी आई अटेंडेंस की। तो ये जो ग्रुप होता है इस ग्रुप को बोला जाता है जी हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप। और इस ग्रुप में आने वाले जो तत्व होते हैं ना वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ठीक है ना। और ये जो एलिमेंट है ना जो आपके हेलोजन ग्रुप के अंदर आते हैं, इन्हीं से नमक का निर्माण किया जाता है, इसी से सोल्ट का निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। सारे की सारी भी चीजों के नाम है, चाहे आप लवण बोल दो, चाहे आप सोल्ट बोल दो, चाहे आप नमक बोल दो, एक ही बात है। तो ये जो अपना 17 ग्रुप है जिसको हम लोग क्या याद करेंगे, ट्रिक क्या थी, फिर कल बारी आई अटेंडेंस की, हेलोजन ग्रुप कहलाता है। इसमें आने वाले तत्व क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और इन्हीं तत्वों की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, सोल्ट का निर्माण करते हैं। चलो इरेज करते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। चलो चलिए जी, इरेज कर दिया इसको। अब हम लोग आते हैं सीधे ग्रुप नंबर 18 के ऊपर। अब जो ग्रुप नंबर 18 होता है ना, ये आपका इनर्ट ग्रुप होता है।
इनर्ट ग्रुप, ये की सारी गैसेस होती हैं जो आपके 18 ग्रुप में आती हैं। तो यहां पर आप एक चीज देखो, इनर्ट जो होता है ना, इनर्ट ग्रुप, इसमें आती है आपकी अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, अक्रिय यानी कि जो किसी के साथ क्रिया ही ना करे, उनको क्या कहा जाता है? अक्रिय गैसें। ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती, इनको किसी की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये क्रिया तो करती नहीं है। इनका जो अष्टक होता है, इनका अष्टक पूर्ण होता है, और जो इनका अष्टक पूर्ण होता है वो स्टेबल होती है, और जो स्टेबल होती है उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, उनको किसी के साथ क्रिया करने की कोई जरूरत नहीं होती। यानी कि जो 18th ग्रुप है उसको याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। क्या ट्रिक थी? हे नेहा आरती कर जिंदगी रहेगी। ये सारी की सारी गैसेज जो हैं वो क्या होती हैं? अक्रिय गैसेज होती हैं, किसी के साथ क्रिया नहीं करती, इनका अष्टक पूर्ण होता है, पूर्णतः स्टेबल होती है। ठीक है, तो ये जो 18th ग्रुप है इसके दो चार नाम और बड़े फेमस होते हैं। उन दो चार नामों की मैं और बात कर लेता हूं। सबसे पहले इसको नॉन रिएक्टिव ग्रुप बोला जाता है। नॉन रिएक्टिव ग्रुप क्यों बोलते हैं नॉन रिएक्टिव ग्रुप? क्योंकि किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, किसी के साथ कोई क्रिया ही नहीं दिखाती। अच्छा, इसके अलावा एक नाम और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इसको जीरो ग्रुप भी तो बोला जाता है। तो ये जो तीन नाम मैंने आपको बताए हैं ना, एक तो इनर्ट ग्रुप, ये पहला नाम मैंने बताया, ये पहला नाम मैंने बताया। उसके अलावा दूसरा नाम मैंने बताया आपको नॉन रिएक्टिव ग्रुप, और तीसरा नाम मैंने आपको बताया जीरो ग्रुप। ये तीनों के तीनों जो नाम है ना वो डेफिनेटली आपको याद रखने होंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये नाम जो है ना वो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारे के सारे नाम जो है ना वो याद रखने हैं। इसके अलावा ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि टोटल जो 118 एलिमेंट जो है ना वो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है, जिसमें 91 जो है वो मेटल्स हैं, पीछे जो 27 बच गए वो नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, अब एक आध ऐसी चीजें और हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। वो चीजें देखो, आप देखो कई बार एग्जाम में क्या होता है कि क्या चीजें पूछी जाती है। मैं यहां पर एक एक चीजें राइट डाउन करूंगा। जैसे यहां पर लिख देता हूं मैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो साथ के साथ ही आप नोटबुक में लिखते चलना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही काम के पॉइंट होते हैं। और आपको अलग अलग वीडियोस देखने को, बार बार अलग अलग वीडियो देखोगे उससे अच्छा है एक कंप्लीट वीडियो देखो। वहां पर एक एक चीज के लिए हाथ पैर मारोगे तो यहां पर आपको सारी की सारी चीजें एक सिंगल वीडियो के अंदर मैंने अवेलेबल करवाई है। तो आप इसको कंप्लीट देखो, उसके बाद में देखना। आपको मैंने गारंटी पहले भी दी थी और अब भी दे रहा हूं कि एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना सॉलिड कंटेंट है हमारा। अब देखो, सबसे पहली चीज मैं जो बात करूंगा वो बात करूंगा आपके परमाणु यानी एटम, परमाणु का आयतन या फिर त्रिज्या या फिर आकार। परमाणु का आयतन, त्रिज्या या फिर आकार। इंग्लिश में बोले तो वॉल्यूम ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम एंड साइज ऑफ एटम। यानी कि क्या इफेक्ट पड़ता है यदि हम टॉप टू बॉटम आए या फिर किसी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चले जाएं, तो जो आपका एटम है उसके वॉल्यूम पर क्या फर्क पड़ेगा, उसकी रेडियस पर क्या फर्क पड़ेगा और उसकी साइज पर क्या फर्क पड़ेगा, उसी की हम लोग यहां पर बात करेंगे। अब देखो, जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आए, यानी कि ऊपर से नीचे ऐसे आए, ऐसे आए। तो जब हम लोग देखो, मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो क्या हो रहा है, मेरी ये जो लाइन में खींच रहा हूं इस लाइन की साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो इस लाइन की साइज से ही आप ऐसे ध्यान रखो कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो लाइन की साइज क्या होती है, बढ़ती है। तो लाइन की साइज बढ़ रही है, यानी कि क्या हुआ कि जब मैं टॉप टू बॉटम आऊंगा तो उस केस में जो एटम की साइज है ना वो भी बढ़ेगी। जैसे मेरी इस डंडे की साइज बढ़ रही थी ना, वैसे टॉप टू बॉटम आने के ऊपर जो एटम का वॉल्यूम देख लो, चाहे एटम की त्रिज्या देख लो, चाहे आपके एटम का आप साइज देख लो, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो लेफ्ट टू राइट की बात करूं तब क्या होगा सर, ये भी तो बताओ। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तब क्या होगा, अरे लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो हमेशा कम होगा। अरे ऊपर से नीचे आ रहे हो तब बढ़ रहा है। मान लो कि आपसे ऐसे नहीं पूछा एग्जाम में कि ऊपर से नीचे आओगे तो अपने को ये पता है कि एटम की साइज बढ़ेगी अगर आप टॉप टू बॉटम आते हो। उसने थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया, उसने कहा कि बॉटम टू टॉप जाओगे तो आपकी एटम की साइज पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अपने को पता है टॉप टू बॉटम आने पर तो साइज बढ़ती है,
यानी कि बॉटम टू टॉप जाओगे तो साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेफ्ट टू राइट जाने पर जो आपकी एटम की साइज होती है वो कम होती है, यानी कि राइट टू लेफ्ट जाओगे तो जो आपका एटम है उस एटम की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बड़ी बेसिक सी चीज है, बड़ी कॉमन सेंस वाली चीज है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि यदि आप टॉप टू बॉटम आते हो तो टॉप टू बॉटम आने पर एक एटम की जो साइज है वो बढ़ती है, जैसे अपनी इस लाइन की साइज बढ़ रही थी। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जो आपका एटम है उसकी साइज क्या हो जाती है, उसकी साइज कम हो जाती है। बहुत ही काम का पॉइंट है दोस्तों, आपको 100% ये पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है। इसको इरेज करता हूं और एक अगले पॉइंट के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, शायद क्लियर हो गया होगा पूरा। देखो चलिए, अगर हम लोग आयनन ऊर्जा की बात करें, पहला पॉइंट तो हम लोग ने देखा था परमाणु का आकार या फिर परमाणु का आयतन, परमाणु की त्रिज्या। लेकिन यहां पर जो सेकंड पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं वो होगा आपका आयनन विभव। आयनन विभव, या फिर कई बार जो एग्जाम में है ना एक वर्ड और यूज करता है वो, जिसको बोलते हैं हम लोग आयनन ऊर्जा। अच्छा, इसको इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोला जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। पूरी स्पेलिंग नहीं लिखूंगा, थोड़ी लंबी हो जाएगी। चलो, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, पहले तो मैं इसको बताता हूं कि ये आपका आयनन विभव क्या होता है। तो कोई भी, मान लो कि कोई भी न्यूट्रल एटम है, कोई भी उदासीन परमाणु है, उस उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है आपका आयनन विभव। आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना और डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या डेफिनेशन बताई मैंने कहा कि किसी भी न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो जरूरी ऊर्जा होती है उसी को कहा जाता है आयनन विभव या फिर आयनन ऊर्जा। अच्छा, पीरियोडिक टेबल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी तो बताने जरूरी है ना, क्योंकि एग्जाम में तो यही पूछेगा वो टॉप टू बॉटम जाओगे तो आयनन विभव पर क्या फर्क पड़ेगा, या फिर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपका जो आयनन विभव है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देख लेते हैं क्या फर्क पड़ेगा। यदि हम टॉप टू बॉटम की बात करें तो जो आयनन विभव है ना वो क्या हो जाएगा, कम होगा। ऐसे ही यदि मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो आयनन विभव क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर आप किसी पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हो तो जो आपका आयनन विभव है या फिर जो आपकी आयनन ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन यदि आप किसी पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं चलते हो तो आपकी जो आयनन ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये सारे के सारे पॉइंट है ना, बहुत काम के पॉइंट है दोस्तों, सारे के सारे पॉइंट ध्यान में रखने हैं अपने को। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग देखो तीसरा पॉइंट क्या है, यह आता है जी इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं लिखेंगे, लिखने में थोड़ा आलस करेंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये आई है जी बीच में यहां पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, अब इसको थोड़ा मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता असलियत में होती कौन सी बला है। वैसे ये बला का नाम नहीं है, एक केमिस्ट्री की एक टर्म है इलेक्ट्रॉन बंधुता, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या चीज है। तो किसी न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो खर्च की गई ऊर्जा होती है उसी को कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता। एक बार वापस से इसको मैं बताने की कोशिश करता हूं कि किसी उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है उसको क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बंधुता तो मैंने बता दी, लेकिन पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर भी तो बताऊंगा ना कि पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर यदि मैं टॉप टू बॉटम आऊंगा या फिर लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन बंधुता के ऊपर। तो वो चीज देख लेते हैं। देखो, टॉप टू बॉटम, अरे यार ज्यादा लिख दिया मैंने, खैर कोई बात नहीं। टॉप टू बॉटम, बी ये बॉटम है जी, लेफ्ट टू राइट इनकी बात करेंगे।
तो आप टॉप टू बॉटम आओगे तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो कम होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता फॉलो करती है आपके आयनन विभव को। टॉप टू बॉटम जाने पर आयनन विभव कम हुआ, तो टॉप टू बॉटम जाने पर जो आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो भी कम हुई। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनन विभव जो है वो बढ़ा था, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करूंगा ये चीज आपकी समझ में आई होगी। अच्छा, अगली चीज मैं एक और आपको बताता हूं, वो हाँ आपकी विद्युत धनात्मकता। विद्युत धनात्मकता इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इसकी बात करते हैं कि यदि आप टॉप टू बॉटम जाते हो, टॉप टू बॉटम जाने पर आपकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो बढ़ती है, और यदि आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जो आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो क्या हो जाती है जी, वो घट जाती है। ठीक है दोस्तों, जो अगला जो पॉइंट है उस अगले पॉइंट की बात हम लोग कर लेते हैं, वो आता है आपका विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो निगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अच्छा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या होगा, यहां से मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, ये जो आपका विद्युत ऋणात्मकता के अंदर जो चीज मुझे बतानी है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ताकि बार बार इरेज करके टाइम ज्यादा खराब ना करना पड़े। देखो, यदि मैं टॉप टू बॉटम की बात करूं तो टॉप टू बॉटम जाने पर जो आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो हमेशा क्या होती है, कम होती है। यदि मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो जो आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो चार पॉइंट थे, जैसे आपका आयनन विभव हुआ, आपका एटॉमिक साइज हुई, या फिर एटम की रेडियस हुई, या फिर मैं बात करूं एटम का वॉल्यूम हुआ, आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता हुई, विद्युत धनात्मकता हुई, विद्युत ऋणात्मकता हुई। इनका ऑर्डर काफी बार पूछा जाता है कि टॉप टू बॉटम जाओगे तो किस पर क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा, या फिर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बढ़ेगा या घटेगा। ऐसी सारी चीजें एग्जाम में काफी बार रिपीट होती हैं, बार बार पूछी जाती हैं। लेकिन इसके अलावा अब मैं जो चीजें आपको बताने वाला हूं वो चीजें एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इस लेक्चर में मैंने जितनी चीजें बताई ना वो सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि एग्जाम में देख लेना आपको उन्हीं चीजों में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने अलग से निकाल कर रखे हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और सारी के सारे पॉइंट्स देखो हम लोग वन बाय वन, वैसे मैं यहां पर लिख दूंगा ताकि आप लोग जो है डायरेक्ट यहां से नोट डाउन कर सको। इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं। मैं दोस्तों एक मिनट भी आपकी ऐसी जाया नहीं करूंगा जिसमें आपको ऐसा लगे कि मैंने यहां से क्लास करी और मेरा टाइम जाया हो गया। मुझे आपकी एक एक मिनट की कीमत का पता है, और एक एक मिनट की कीमत का पता है तो मैं आपको ऐसी कोई भी इरिलेवेंट चीज नहीं बताऊंगा जो आपका टाइम खराब कर दे। जितनी चीजें मैं आपको यहां पर बताऊंगा सारी की सारी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। अब देखो, इसको एक बार तो मैं इरेज करता हूं। चलिए दोस्तों, कुछ एक आध चीजें हैं मैं यहां पर लिखूंगा, आप डायरेक्ट अपनी नोटबुक में लिख लेना। पहली चीज देखो, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। जैसे पृथ्वी पर, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में, थोड़ा सा क्या है फास्ट लिखने के चक्कर में मामला गड़बड़ा जाता है, में पाया जाने वाला तत्व। दूसरा पॉइंट ऐसे ही होगा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है।
ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है। इस साथ के साथ लिख लेना दोस्तों आप, ये सबके जवाब मैं अभी आपको दूंगा। देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता, पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है। पूरी, ये पूरा नहीं लिखूंगा मैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है। फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे भारी धातु कई बार पूछा जाता है, सबसे भारी धातु कौन सी है पूरी पीरियोडिक टेबल में। सबसे भारी धातु। अच्छा एक चीज और पूछी जाती है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व। उसके बाद में एक चीज और पूछी जाती है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। ये विद्युत ऋणात्मक, विद्युत मैं निगेटिविटी बोल देता हूं, या फिर मैं ऐसा करता हूं लिख ही देता हूं यार मैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है। अच्छा एक चीज और, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। ये सारे के सारे जो मैंने यहां पर क्वेश्चन लिखे ना दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं पर आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है। अब देखो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो होता है ना, वो होती है जी ऑक्सीजन, O2। उसके बाद में क्या आता है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु, तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है जी, एल्युमिनियम होती है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है, यही है ना, पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो वो तो हाइड्रोजन होती है, H होता है। अच्छा पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु, पूरी आवर्त सारणी में जो सबसे हल्की धातु होती है वो तो लिथियम होती है, Li। अच्छा सबसे भारी धातु कौन सी होती है, सबसे भारी जो धातु होती है वो तो OS होती है, ओस्मियम होता है। अच्छा इस ओस्मियम की खास बात और क्या है, ये जो है ना, इसकी जो डेंसिटी होती है, इसको जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। सबसे भारी धातु कौन सी है, ओस्मियम है, और इसकी जो डेंसिटी होती है ना बहुत ज्यादा होती है। अच्छा आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, सबसे अधिक जो विद्युत धनात्मक तत्व होता है वो होता है आपका CS, क्या बोलते हैं CS को, CGM। अच्छा सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक जो तत्व होता है वो होता है फ्लोरीन। हेलोजन है ना, फ्लोरीन हेलोजन ग्रुप से आता है, तो फ्लोरीन क्या है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अच्छा सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता रखने वाला तत्व कौन सा है, तो वो तो कौन सा है जी, वो क्लोरीन है। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपने ये लेक्चर जो है शुरू से लास्ट तक देखा होगा। यदि आपने लास्ट तक देखा है ना, तो एग्जाम में आप पीरियोडिक टेबल को लेकर के बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हो, क्योंकि अब आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन ना तो छूटेगा और ना ही गलत होगा, और ना ही आपको अलग अलग वीडियोस पर हाथ पैर मारने की जरूरत है। इस एक कंप्लीट वीडियो के अंदर मैंने जितने भी प्रकार के पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे यहां पर आपके कवर कर दिए हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इस प्रकार के कंटेंट को बनाने में जोर बहुत आता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।